हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एसके श्रवण। काफी दिनों के बाद लाइव आए, एम आई राइट? तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट है। अभी बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आ गए हैं, तो उसको देखकर मैंने एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। देखते हैं हम उन प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर पाते हैं और उस क्वेश्चन को करने का हमारा क्या अप्रोच रहता है। ठीक है, काफी अच्छे क्वेश्चंस है, एक एक को बहुत अच्छे लेवल से सीखते हुए हम चलेंगे। तो यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, ये एक्चुअल में क्वेश्चन क्या है बेटा? क्वेश्चन है आपका PQRS का। किसका क्वेश्चन है बेटा? PQRS। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि PQRS क्या होता है? हाँ जी मुकेश, PQRS क्या होता है? रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस। क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस को हम PQRS कहते हैं, याद रखिएगा। अरेंजमेंट ऑफ द सेंटेंस, इसको PQRS कहा जाता है। दूसरा PQRS किसको कहते हैं? पैरा जंबल्स को कहते हैं। बिल्कुल सही बोला, पैरा जंबल्स को PQRS कहा जाता है। ठीक है, ये तो बात समझ में आ गई। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि आपके पास 4 सेंटेंस होते हैं, ABCD या मान लो PQRS, और इसको वो सफलिंग करके दे देता है, मतलब इधर उधर करके दे देता है, और आप उसको सही क्रम में सजाना होता है, यानी उसके सीक्वेंस आपको आना चाहिए, उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपके पास होना चाहिए, वो भी सही तरीके का स्ट्रक्चर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए आपका जो ग्रामर सेक्शन है भाई, वो ग्रामर सेक्शन तो अच्छा होना ही चाहिए। ग्रामर सेक्शन के साथ साथ आपके जो वोकैब सेक्शन है उन पे भी आपका थोड़ा बहुत कमांड होना चाहिए। अगर ये चीजें हम शुरू से प्रैक्टिस करें, जैसे मान लो आप फाउंडेशन बैच पढ़ रहे हैं और उस फाउंडेशन बैच में अगर आप शुरू से इन चीजों को प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे लगता है कि फाउंडेशन बैच एक तरफ आपका खत्म हो रहा है और दूसरी तरफ आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चल रही है, तो ये सबसे अच्छा मैं मानता हूं अपने नजर में। तो पहला क्वेश्चन हम चालू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल ट्रिक के हिसाब से भी चलेंगे और मैं समझाते हुए भी चलूंगा कि ये आंसर आया तो क्यों आया, अब क्या अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने का। देखो दोस्त, पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? पहला क्वेश्चन की शुरुआत बताइए किससे की गई है? इवेंचुअली। किससे की गया? इवेंचुअली। तो पहला चीज हमें ये याद रखना है, आप इसको नोट्स बना लीजिएगा कि यदि किसी सेंटेंस में इवेंचुअली आ जाए, फाइनली आ जाए, लास्ट आ जाए, तो ये कभी भी सेंटेंस का स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, यदि किसी भी सेंटेंस में बेटा इवेंचुअली आ जाए, फाइनली आ जाए या लास्ट आ जाए, तो उससे हम कभी सेंटेंस का शुरुआत नहीं कर सकते। क्या ये पहली बात समझ में आई? बहुत प्यारा कंटेंट है। तो भाई 1 मिनट बोर्ड पे देखिए आप लोग, तो यहां पर ये देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ये ए है। इधर देखो प्लीज, तो बताओ इनमें से कौन कौन सा ऑप्शन को आप कैंसिल करेंगे? तो सर बी कैंसिल हो गया और सी कैंसिल हो गया। कितना ऑप्शन बचा आपके पास? 2 ऑप्शन बच गया। अब काम आसान हो गया है, यानी 4 में से हमें केवल 2 को ही सेलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर आए। अब थोड़ा चलते हैं इधर, ये क्या लिखा हुआ है बेटा? सी। बताइए सी क्या होता है? सर सी होता है प्रोनाउन। बोलो क्या होता है बेटा? प्रोनाउन। ये भी क्या लिखा हुआ है? सी। सी क्या होता है बेटा? सर सी होता है प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है। अब आप हमें ये बताइए कि नाउन पहले आता है या पहले प्रोनाउन आता है? बताइए, नाउन पहले आएगा या प्रोनाउन पहले आएगा? तो नाउन पहले आएगा। जैसे मान लो अगर मैं यहां पे लिखूं रवि, तो इस रवि के लिए ही तो मैं आगे ही लगाऊंगा, है कि नहीं? अगर मैं यहां लिखूं बेटा रिया, तो रिया के लिए ही तो सी लगाऊंगा। इसका मतलब कि पहले नाउन आएगा फिर प्रोनाउन आएगा। ये दूसरा कंसेप्ट है। अच्छा, हम नाउन प्रोनाउन पढ़ते तो हैं, लेकिन उस वक्त ये बातें हमारे दिमाग में नहीं चलती। लेकिन जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो बहुत चीजें हमारे दिमाग में चलेगी कि नाउन पहले, उसके बाद प्रोनाउन। तो बताओ नाउन इसमें कौन है बेटा? रामा। ये नाउन है। अगर ये नाउन है तो इसकी शुरुआत किससे होगी? डी से होगी।
तो भैया डी से अगर इसकी शुरुआत हो रही है तो डी का कितना ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन है। तो एग्जाम में क्या करना है कि तुरंत उस ऑप्शन को क्लिक करना है, आगे बढ़ना है। ये हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम बाकी के ऑप्शन भी चेक करेंगे। एम आई राइट? तो सबसे पहला हमने देखा बेटा डी, कह रहा है कि रामा वाज ए वेरी पुअर गर्ल। रामा कैसी लड़की थी? बहुत ही गरीब लड़की थी। अच्छा, अगर वो गरीब थी, यदि वो गरीब थी तो उसकी किसमें प्रॉब्लम होंगे? फाइनेंशियल, है कि नहीं? अगर रामा गरीब थी तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी बेटा? फाइनेंशियल की। ये इसका मतलब ये हुआ कि इस डी के बाद पेयर किसका बनने वाला है? सी का बनने वाला है कि नहीं? जब डी के बाद पेयर सी का बनेगा तो बताइए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, चाहे मैं ऑफलाइन पढ़ाऊं चाहे मैं ऑनलाइन पढ़ाऊं, मेरा शुरू से एक ही चीज मानना है, ये क्वेश्चन जो PQRS है ये SSC में भी आ सकता है, ये बैंक में भी आ सकता है और ये डिफेंस के पेपर में भी आ सकता है। क्वेश्चन कभी पूछकर नहीं आता कि मैं SSC के लिए बना हूं या मैं डिफेंस के लिए बना हूं। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है। आपको कंसेप्ट डेवलप करना होता है। क्या पहला क्वेश्चन आपने सीखा? क्या सीखा? इसको आप अपने नोटबुक में मेंशन करिएगा। पहला पॉइंट, इवेंचुअली, फाइनली या लास्ट से कभी सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती है। दूसरा, पहले नाउन आता है उसके बाद प्रोनाउन आता है। तो ये चीजें हमें ध्यान रखनी है। हम बढ़ते हैं अगले अपने क्वेश्चंस की तरफ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो सर, इसमें ये काफी टाइम ले रहा है नहीं? चलिए, ये आपका सेकंड क्वेश्चन। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा भैया। चलिए, अगर अच्छे से दिखाई दे रहा है तो ये क्वेश्चन आपके सामने है। आप ट्राई करके हमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जो भी बच्चे मुझे लाइव देख रहे हैं या मेरे वीडियो को बाद में देखेंगे, मेरे फाउंडेशन बैच के साथ मैं प्रैक्टिस बैच भी कराता हूं, यानी फाउंडेशन प्लस प्रैक्टिस। इससे क्या फायदा होगा? एक तरफ आपका पूरा फाउंडेशन क्लियर होगा, बेसिक क्लियर होगा बेटा, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी चलेगी, जिससे आपको ये तो आइडिया लग ही जाएगा कि एग्जाम्स में पेपर का लेवल क्या होने वाला है। चलिए, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैं क्वेश्चंस पे आता हूं। देखिए, इस क्वेश्चंस का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? थोड़ा देखिए। इसमें बेटा दिया हुआ है, ये दिया है S1, क्या दिया है? S1, और यहां दिया है S6, मतलब फर्स्ट वाला दे दिया है और लास्ट वाला दे दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बाकी के ऑप्शन को आप बताएं कि उनका अरेंजमेंट कैसे सही है। ठीक है, किससे चालू किया बेटा? लिखा है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर कौन है? सब्जेक्ट है। यहां क्या लिखा हुआ है? बिगिन। बिगिन कौन है बेटा? वर्ब है। आर्किटेक्चर बिगिन मतलब आर्किटेक्चर ने प्रारंभ किया। क्या प्रारंभ किया? मतलब इस बिगिन के बाद हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ऑब्जेक्ट की। हमें ढूंढना है कि इनमें से ऑब्जेक्ट कौन है, इनमें से ऑब्जेक्ट कौन है, कौन बन सकता है इनमें से ऑब्जेक्ट। क्या ये ऑब्जेक्ट बन सकता है? क्या ऑलरेडी? नहीं। क्या व्हेन बन सकता है ऑब्जेक्ट? नहीं। क्या रादर बन सकता है? नहीं। तो क्या ऑब्जेक्ट बन सकता है? तो देखिए, आर्किटेक्चर ने क्या शुरू किया होगा भाई? तो वो टू बिल्ड, बनाना शुरू किया होगा। क्या बनाना शुरू किया होगा? देयर, उनके, ऑन, खुद के, सेल्टेड्स को बनाना शुरू किया होगा। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इसके बाद हम शुरुआत कहां से करने वाले हैं? पी से करने वाले हैं। किससे करेंगे बेटा? पी से करेंगे। अच्छा, एक और मैं आपको कंटेंट बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आप ये देखिए बेटा, ये क्या लिखा हुआ है? रिलाइंग। अच्छा, रिलाइंग के बाद प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का। यानी रिलाइंग कितने नंबर पे आ रहा है बेटा? एस नंबर पे। और एस के बाद ऑन कितने नंबर पे है? क्यू। यानी एस और क्यू का पेयर बनेगा। आप देखिए, एस और क्यू का पेयर कहां है? यहां है। एस और क्यू का पेयर कहां है? यहां है। सर, ये बाकी के ऑप्शन आपके हो गए गलत। कितने ऑप्शन बचे?
दो ऑप्शन बचे। अब दो ऑप्शन में से तुम्हें बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। तो बताओ शुरुआत हम किससे कर रहे हैं? पी से कर रहे हैं ना। पी से शुरुआत कितने ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका क्या हो गया? राइट आंसर। इस क्वेश्चन से आपने क्या सीखा ये आप अपने नोटबुक में जरूर लिखेंगे। क्या क्या सीखा बताइए तो। आर्किटेक्चर बिगेन, आर्किटेक्चर ने शुरू किया। क्या शुरू किया? क्या का मतलब व्हाट। जो क्या है यहां पर, ये जो बिगेन है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इससे ऑब्जेक्ट चाहिए, ये ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट यहां कौन है? टू बिल्ड। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर टू तो प्रीपोजिशन है, तो याद रखिएगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है इसे इन्फिनिटिव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव जो होता है ये या तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट बन सकता है और नहीं तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। दूसरा कंसेप्ट आपने क्या सीखा बेटा कि रियलाइंग के साथ सर क्या आएगा? सर ऑन आएगा। रियलाइंग के साथ ऑन आएगा। उम्मीद करता हूं आपको ये कंटेंट समझ में आ गए होंगे। इस तरह के अगर कुल मिला के 100 क्वेश्चन की केवल आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्जाम के PQRS को करके आ जाएंगे। कितने क्वेश्चन? 100। लेकिन हर क्वेश्चन के बाद एनालिसिस जरूरी है, ध्यान रखना। यानी आपको पता करना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को जब मैंने किया तो मुझे क्या कंसेप्ट मुझे प्राप्त हुआ। ये जिस दिन तुम्हें पता चल जाएगा ना, एक्चुअल में बच्चे करते क्या है, उनके सामने जैसे मान लो कई सारे टीचर हमारे पढ़ाते हैं यूट्यूब के ऊपर, PQRS के क्वेश्चन है बेटा ये वाला का ये आंसर हो गया। भाई आंसर बताने से नहीं होगा जब तक कि आप उनके पूरे कंटेंट को क्लियर नहीं करें। आप भले ही 5 क्वेश्चन करिए, नो मैटर, उसके इतना जाओ ना, उसका पोस्टमार्टम कर दो। उस क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दीजिए एकदम, क्यों आया सर, ये आंसर क्यों आया, ताकि हमें अगर ये इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो सेकेंडों लगे सर ये आंसर होगा। लो, तो आप पोस्टमार्टम करना सीख जाइए इंग्लिश का, फिर मस्त हो जाएंगे। चले आगे, चल, थैंक यू। आंसर कौन सा आ जाएगा? डी ऑप्शन। देखिए तो मैंने आज से यही किया है कि भाई पोस्टमार्टम करिए। अगर एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है तो चारों करो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। चलो इसमें आपके लिए मैंने 3 ही दिया हुआ है, केवल 3। चलिए देखो तो बताओ, थोड़ा सोच के देखो आप लोग। ये भी क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा अलग है अगर आप ध्यान से देख रहे हो। कैसे अलग है बेटा? देखो ये S1 दिया है ना, लेकिन लास्ट नहीं दिया है, केवल फर्स्ट दिया है, और बाकी ये ABCD ऐसे करके दे दिया है। तो देखो मैं इसका एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, बहुत प्यारा सा ट्रिक है, देख रहे हैं सभी? चलो सुनील, ओके देखो भाई ये क्या लिखा है, ये पढ़ो तो थोड़ा। मदर ऑफ किसकी माँ? कौन है अर्जुन की माँ इसमें? कुंती। कुंती। बस यहाँ क्या लिखना था? कुंती लिखना है यहाँ पे। इसका मतलब A के साथ कौन आएगा? D आएगा। पहले A और फिर D, इतना तो फिक्स हो गया है कि नहीं? अब A के साथ D आने वाला है, और A के साथ D का ऑप्शन कितना है भाई इसमें? अच्छा 2 ही ऑप्शन दिखा रहा है क्या? एक मिनट, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। ये आ गया, चलिए ये है। तो A के साथ D ऑप्शन कितना है भाई? सर 2 है। कैसे? एक तो ये वाला और ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। 2 में से आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो आपके लिए काम तो आसान हो गया ना, तो अब आपको बताना है। अब ये देखो बेटा ये क्या लिखा है? देयर के साथ क्या है? अच्छा देयर के साथ वर आएगा या देयर के साथ वाज आएगा, ये कौन बताता है? उसके बाद वाला नाउन बताता है। तो बेटा ये क्या लिखा हुआ है? टू। इसका मतलब यहां पर जो भी नाउन आया होगा वो किस तरह का नाउन होगा? प्लूरल नाउन। आप देखो तो यहाँ प्लूरल नाउन कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? गिफ्ट्स। बहुत बढ़िया साहब। इसका मतलब इसके बाद हमारा सीधा काम यहाँ से चालू होने वाला है। और सी से यहाँ कहाँ है? सी से कहाँ है हमारा? ये बी ऑप्शन है। इसका मतलब ये ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं, ये आपका राइट आंसर है।
लेकिन फिर भी हम आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहा है कि बेटा देयर वर 2 फाइनल गिफ्ट्स। वो 2 फाइनल गिफ्ट्स क्या था ये देखिए, ए स्टोरी और पार्चमेंट, ये था आपका। तो बताओ ये कंटेंट कैसा है, क्या हम इससे कुछ सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे? तो भाई इससे हम ग्रामर भी सीख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सर हम केवल क्वेश्चन कर रहे हैं, ग्रामर भी सीख रहे हैं। तो ये था आपका 3rd क्वेश्चन, काफी मजेदार था। आगे चलते हैं और थोड़ा देखने की और कोशिश करते हैं। चलिए, ये क्या है? इडियम्स एंड फ्रेजेस। ये सारे 2023 में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। अरे सर ऑप्शन नहीं दिया तो कई बच्चे बोलेंगे सर ऑप्शन नहीं दिया तो मजा ही नहीं आएगा। भाई असली मजा तो बिना ऑप्शन का है कि तुम कितना याद कर रहे हो। ऑप्शन देख के तो सब बता देंगे, ऑप्शन तो तब चाहिए ना जब एग्जाम्स में बैठे हो, है कि नहीं? अच्छा, अंडर द वेदर, एक चीज बताइए भैया, ये क्या लिखा हुआ है? वेदर, वेदर लिखा है ना, मौसम, वेदर। तो जब भी वेदर आए, तो जब मौसम बदलता है, तो बताओ आपकी तबीयत भी क्या होती है? बदलती है, बदलती है ना। मौसम बदले तबीयत बदले, इसका मतलब अंडर द वेदर का मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? नॉट फीलिंग और वेल। यानी अगर हमारे तबीयत में बिगाड़ आ जाए, ये कलर सही दिख रहा है, देख लेना एक बार, दिख रहा है ना तगड़ा? चलो, नहीं तो बाद में फिर हमारे ऑनलाइन वाले बच्चे बोलेंगे सर क्या लिख रहे हो, दिख ही नहीं रहा। वेदर, अगर वेदर बदल गया तो मौसम भी बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो बेटा, हार्ड नट टू क्रैक, इसको देखो ये क्या है? नट, नट का मतलब क्या होता है? अखरोट। और अखरोट को तोड़ने में काफी क्या होती है? परेशानी। अखरोट देखे हो ना, जो हार्ड वाला होता है, जिसको तोड़ने में काफी परेशानी होती है। लेकिन आजकल मार्केट में ऐसा भी अखरोट आया है जिसको ऐसे भी पकड़ोगे तो टूट जाएगा। एक ही नहीं। तो अब बोलोगे सर हम वो वाला अखरोट मान ले, तो नहीं नहीं, हम ओरिजिनल वाले अखरोट मानेंगे, जिसको पकड़ने के बाद भी ना 2-3 आदमी खड़े भी हो जाए तो भी नहीं टूटे। भाई उस अखरोट पे 4-5 आदमी खड़े हो जाए तो भी नहीं टूटेगा, हथौड़ा मारोगे तब जाके कहीं असर होगा उसमें। तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी कठिन काम, डिफिकल्ट वर्क, तो इसको हम बोल सकते हैं डिफिकल्ट टास्क, कठिन कार्य। आगे देखो तो बेटा, ये क्या कर दिया, ये क्या कर रहा है? किक, किक का मतलब किसी को मार दिया तो क्या हो गया? मर गया। मार दिया तो मर गया। याद रखना, इसका मतलब होता है टू डाई। किक द बकेट का मतलब होता है मरना, टू डाई। लिखा हुआ है शार्प प्रैक्टिस। शार्प मतलब बहुत चालाकी से किसी चीज को प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। इसका मतलब किसी के प्रति बेईमानी की भावना रखना। शार्प प्रैक्टिस का मतलब होता है, याद रखना, डिसऑनेस्ट, बेईमानी। आगे क्या लिखा है बेटा? गिफ्ट ऑफ द गैप। क्वेश्चन देखिए, गिफ्ट ऑफ द गेब अगर याद नहीं आया तो गब्बर को याद कर लेना। गब्बर के पास बोलने की क्या थी? कला थी। छोड़ो, ये नहीं बोलूंगा। कितने आदमी थे कालिया, और उसका डायलॉग उस समय का, जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था उस समय शोले मूवी आई थी। आज का थोड़ी है शोले मूवी। उसके जो भी काम करने वाले हैं सब पता नहीं जी रहे हैं कि मर भी गए। धर्मेंद्र जी जी रहे हैं ना? हाँ? रुक गया क्या? चल रहा है? अच्छा, तो गिफ्ट ऑफ द गेब का मतलब होता है बोलने की कला, और बोलने की कला को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टैलेंट। टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, या इसको हम बोल सकते हैं बेटा एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग, बोलने की कला, ऐसे बोलेंगे इसको।
तो बताइए ये हमने 5 पढ़ा। अच्छा इससे पहले हमने क्या पढ़ा? तो सर इससे पहले हमने पढ़ा PQRS, इसके बाद हमने क्या पढ़ा? इडियम्स पढ़ा। ऐसे प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। गुड। नेक्स्ट देखिए, चलिए क्या स्टार्ट हो गया बताइए? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सर ये भी टफ है, क्यों? सर ऑप्शन ही नहीं। सर ऑप्शन होते तो हम कर लेते। अरे ऑप्शन से करोगे तो बिना ऑप्शन के भी तो कर लो। पहला क्वेश्चन देखो तो बेटा क्या लिखा हुआ है? लिखा है ए के साथ बेटा पर्सन आया है, पर्सन सिंगुलर है। यहाँ पर हु आया है, हु के पहले पर्सन सिंगुलर है इसीलिए बिलीव में एस लगा हुआ है। वन हु बिलीव्स, ऐसा इंसान जो विश्वास करता है। क्या विश्वास करता है? कि लॉ यानी कानून और गवर्नमेंट्स यानी सरकार आर नॉट नेसेसरी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इंसान जो ये विश्वास करे कि इस देश के अंदर किसी सरकार की कानून की जरूरत नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तब तो बड़ा मामला गड़बड़ हो जाएगा बेटा। इसको क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे बेटा? इंग्लिश में हम बोलेंगे इसको एनार्किस्ट। एनार्किस्ट ऐसे बोलेंगे। बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करना है। यू नीड टू प्रैक्टिस एवरी डे एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस इफ यू वांट टू क्रैक एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। ये अपने दिनचर्या में डाल लो। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट करते हो ना, और दोपहर में लंच करते हो और रात को डिनर करते हो, इसके बिना तुम नहीं रह सकते। वैसे ही 25 क्वेश्चन रोज किया कर। फिर मुझसे मिलना कितने दिन बाद? 5 महीने बाद। सर अब मेरा 5 महीने हो गया और हमने प्रैक्टिस भी कर ली, फाउंडेशन बैच भी पढ़ लिया। फिर देखो रिजल्ट आता है नहीं आता है। सो यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, अ प्रॉपर अप्रोच फॉर क्लियरिंग एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटा ये क्या लिखा हुआ है? ए के बाद क्या है बेटा? थिंग। थिंग के साथ क्या है? फीट। फीट के बाद टू ईट। मतलब ऐसा चीज जो खाने योग्य हो। तो जो खाने योग्य हो बेटा उसको हम बोलते हैं एडिबल। क्या बोलेंगे? एडिबल। अब यही पढ़ लो जो खाने योग्य नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे इन लगा दीजिए और ये हो जाएगा इनएडिबल। ऐसे कर दीजिएगा, ये आपका आंसर। अभी फिलहाल का आंसर कौन सा है? एडिबल इज द राइट आंसर। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा? देखो ए पर्सन ऐसा इंसान, हु जो, हेट माने क्या करता है? नफरत करता है। एंड माने और, एवॉइड का मतलब क्या करता है? एवॉइड मतलब नजरअंदाज करना, और एक एवॉइड का मतलब होता है बचना। एवॉइड मतलब किसी को नजरअंदाज करना। किसको नजरअंदाज करना? अदर पीपल को, यानी दूसरे लोगों को नजरअंदाज करना। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोल सकते हैं? तो भाई ऐसे लोगों को बोलते हैं मानव द्वेषी। इसको बोलते हैं मिशेंथ्रोपिस्ट। मिशेंथ्रोपिस्ट मानव द्वेषी, मानव द्वेषी कहते हैं। बात समझ में आया ये वाला? अगला क्वेश्चन क्या है? ए पर्सन हु यानी जो, ये क्या लिखा है बेटा? एवेंडन। एवेंडन का क्या मतलब होता है? त्यागना या छोड़ना। अब आप अच्छे बच्चे हैं तो आप इसका तुरंत सिनोनिम्स याद कर लीजिए, कि नहीं? तुरंत सिनोनिम्स याद कर लीजिए, नोट्स बनाइए, तब ना जाके प्रैक्टिस होगा। केवल ऑप्शन देखने से प्रैक्टिस होता है। एवेंडन का मतलब त्यागना होता है। त्यागना का आपको सबसे पहले याद रखिए बेटा फोर्सेक। त्यागना को याद रखिए बेटा एब्डिकेट। त्यागना के लिए याद रखिए रेलिंक्विश। ये सब याद रखना पड़ेगा। रिलीजन यानी धर्म, धर्म को जो त्याग देता है। तो भाई धर्म को जो त्याग देगा उसको क्या बोलेंगे? एपोस्टेट, धर्म त्यागी। अच्छा नास्तिक नहीं बोल सकते? नास्तिक बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं, देखो बेटा नास्तिक। और नास्तिक को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे एथिस्ट बोल सकते हैं। एथिस्ट ऐसे बोलेंगे। अगला सवाल देखिए, ऐसा क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर क्या कॉइन्स, मेडल्स और टोकन्स आर मेड। ऐसा कोई भी जगह जहां पे सिक्के को बनाया जाता है। किसको बनाते हैं? सिक्के को बनाते हैं। और सिक्के को बनाते हैं उसको हिंदी में भैया टकसाल कहते हैं, और टकसाल को इंग्लिश में बेटा मिंट कहते हैं। अब बोलोगे सर मिंट एक पुदीना को भी कहते हैं? नहीं कहते, मिंट माने पुदीना। याद आ रहा है? तो वो पुदीना नहीं है, ये टकसाल है, जहां पे सिक्के, चांदी वगैरह, टोकन्स, मेडल बनाए जाते हैं, उससे बोलते हैं। तो ये था आपका कितना क्वेश्चन बेटा? 5 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
देखिए तो, चलिए कितने क्वेश्चन है आपके पास? आपके पास 2 क्वेश्चन है। क्या बताना है आपको? स्पेलिंग एरर। पहला क्वेश्चन में बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा स्पेलिंग गलत लिखा गया है। देखो तो मतलब स्पेलिंग तुम्हारी काफी अच्छी है, तुरंत आंसर बता दिया। सुनील आप बताइए। सी। देखिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सही है, रिलायंस सही है, ब्यूरोक्रेसी। अप्रोच में गलत लिखा गया है, मतलब अप्रोच में क्या स्पेलिंग होना चाहिए बताइए तो? APPROACH, अप्रोच। चलिए ये तो आपने बता दिया। दूसरा बताइए, ये भी आसान है। सॉल्यूशन गलत है। देखिए बोनाफाइड, कल्चरल, ट्रस्टवर्दी, सॉल्यूशंस का स्पेलिंग हो जाएगा SOLUTION, सॉल्यूशन। कितना जल्दी हो गए। तो हम किसी चीज को अगर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे ना तो रियल में हम एग्जाम्स में अच्छा करेंगे। तो पढ़ने का थोड़ा सा तरीका आप बदल दीजिए। नेक्स्ट क्या है भाई? ओ मजा आ गया। चलिए सिनोनिम्स आ गया। सिनोनिम्स का चलिए ये 2 क्वेश्चन देखते हैं पहले। बताओ बेटा, सिनोनिम्स आ गया। पहला लिखा हुआ है जीलस। क्या लिखा है? जीलस। सबसे पहले जीलस का मतलब बता दो क्या होता है। जीलस मतलब होता है उत्साह। इट्सिया वो जिलस होता है, जो दूसरे से जलना, वो अलग है। तो अब अगर आपको ये हिंदी पता चल गया तब तो आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। जैसे डिटेच, डिटेच का मतलब क्या होता है? किसी चीज को अलग करना, डिटेच करना, सेपरेट करना। एपेथेटिक का मतलब होता है बेटा उदासीन, उदासीन हो जाए। इनडिफरेंट का मतलब होता है लापरवाह, लापरवाह। इनडिफरेंट के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है। एंथुसियास्टिक का मतलब होता है बेटा उत्साह। अब इसका राइट आंसर बता दो। एंथुसियास्टिक्स। आप आराम से क्वेश्चन देखिए, उनके आंसर फाइंड आउट करिए, हिंदी जानने की कोशिश करिए, मजा आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, अबाउट। एसएससी 2023 शिफ्ट नंबर 2। बताइए। चलिए एक एक करके समझते हैं। इंक्रीज मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, है ना। इंक्रीज मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। ये हो गया बेटा बढ़ाना। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, सफिशिएंट जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही, पर्याप्त। सक्सीड मतलब होता है सफलता, सफल। फ्लोरिश का मतलब क्या होता है? फ्लोरिश मतलब होता है बेटा फलना और फूलना, फलना और फूलना। फ्लोरिश वर्ड काफी अच्छा है आपके एग्जाम के पर्पस से, इसको आप याद रखिए। जैसे प्रोस्परस, ये वर्ड याद रखिए। एफ्लुएंट, ये वर्ड याद रखिए। अब अबाउंड का मतलब भी होता है फलना और फूलना। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका हो जाएगा फ्लोरिश। तो इस तरीके से अगर हम किसी भी कंटेंट को पढ़ते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एनालिसिस करते हैं और सबसे बड़ा पोस्टमार्टम करते हैं, फिर तो क्वेश्चन अपने आप ही बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा। चलिए ये देखिए, तो ये आपके सामने फीबल, फीबल लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। नीचे का सही है, गुड। लिखा हुआ है बेटा फीबल। तो सबसे जो क्वेश्चन आसान है ना उसको जल्दी जल्दी करके खत्म किया करो। फीबल मतलब होता है कमजोर, और कमजोर का आपसे पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है, वीक आ जाएगा। क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। बेनफुल मतलब क्या होता है बेटा? घातक।
और स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या होता है? मजबूत। ये आपसे अनहीडफुल मतलब जिसको हम ध्यान नहीं देते हैं उसको बोलते हैं अनहीडफुल। तो अब इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। ये बताइए 4 नंबर, कंसेंट। कंसेंट एवर्ट, पक्का? कंसेंट का मतलब होता है सहमति। एवर्ट का मतलब होता है किसी चीज को टालना। डिस्टर्ब का मतलब तुम समझ ही रहे हो, डिस्टर्ब मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब करना, किसी को परेशान करना। एसेंट, एसेंट मतलब होता है सहमति। बाकी के ऑप्शन भी आप लोग जरूर चेक करें जब भी आप इसको। एक क्वेश्चन और है, आसान क्वेश्चन है। कितने? 5 और 6। हॉस्टाइल का मतलब क्या होता है? हॉस्टाइल आपने बहुत बार सुना होगा। हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रु। क्या होता है? शत्रु। तो अगर आपको पता चल गया कि हॉस्टाइल का मतलब दुश्मनी होता है, शत्रु होता है, तो इनमें से जैसे अनफ्रेंडली, क्या आंसर हो जाएगा आपका? अनफ्रेंडली। अगर मैंने बोला बेटा हॉस्पिटेबल, हॉस्पिटेबल का मतलब होता है मेहमान नवाजी करना, जिसको हॉस्पिटेबिलिटी भी कई बार कहते हैं हम लोग। तो हॉस्पिटेबल, अब ऐसे मत समझ लेना हॉस्पिटल की बात कर रहा है, नहीं, इसका मतलब होता है मेहमान नवाजी करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनफ्रेंड। आगे क्वेश्चंस लिखा हुआ है बेटा वर्बोस। वर्बोस मतलब क्या होता है? वर्बोस बहुत अच्छा वर्ड है। वर्बोस बताइए बेटा, बताइए। मैं चाहता हूं कि आप लोग बताएं। वर्बोस का मतलब होता है ऐसा इंसान जो हद से ज्यादा क्या होता है? बातूनी होता है। तो बातूनी होता है तो उसको हम बोलते हैं गेरुलश। जो बातूनी है बेटा उसको बोलते हैं टोकेटिव। क्या बोलते हैं? टोकेटिव। बातूनी को क्या बोलेंगे? गेरुलश। टोकेटिव बोल सकते हैं। अब इनमें से टोकेटिव आपका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा ये ऑप्शन देख लो बेटा। एग्रेसिव का मतलब होता है आक्रामक होना किसी के प्रति, एग्रेसिव नेचर। डिसिसिव का मतलब होता है निर्णायक। और एग्जॉस्टिव का मतलब होता है थका हुआ। जैसे बोलते हैं आई एम वेरी एग्जॉस्ट, मैं बहुत थका हुआ हूं। आई एम वेरी टायर्ड, बोलते हैं ना, एग्जॉस्ट होना। तो ये थे आपके बाकी के ऑप्शन और ये था आपका सिनोनिम्स। इसके बाद क्या है आइए देखते हैं इसके अंदर आज के प्रैक्टिस सेट के और क्या दिया गया है बेटा। चलो, बड़ा प्यारा है। एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड, विलोम शब्द। कई बार बच्चे पता है क्या करते हैं? सर एंटोनिम्स को सिनोनिम्स बना के चले आते हैं, है ना? तो आप हमेशा, अच्छा एंटोनिम्स की एक बहुत बड़ी खासियत है कि जब वो एंटोनिम्स पूछेगा ना तो 2-3 सिनोनिम्स वर्ड वो दे ही देगा। जैसे आप देखो इंडोलेंट, तो इंडोलेंट का मतलब क्या होता है? आलसी। क्या होता है बेटा? आलसी। तो आलसी के लिए देखो हम क्या बोल सकते हैं? लेजी। क्या बोल सकते हैं? स्लगिश। दोनों सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? ऑपोजिट पूछा जा रहा है। तो ऑपोजिट इसका क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम इसके साथ साथ ये भी तो सीख सकते हैं, क्या पता हमारे एग्जाम में इसका सिनोनिम्स भी तो आ जाए। तो याद रखना इंडोलेंट का सिनोनिम्स वर्ड क्या हो जाएगा? लेजी और स्लगिश हो जाएगा। और इसका ऑपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा बेटा? एक्टिव हो जाएगा। ये देखिए गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है, देखिए एक बार, गुलिबल का मतलब होता है बेटा, इसको याद रखना है। ओह व्हाई दिस इज नॉट, चलिए गुलिबल मतलब होता है बेटा भोला भाला। ऐसा इंसान जो दूसरे की बातों को आसानी से मान लेता है। जैसे मैंने आपसे कुछ भी कहा, तुम्हें मेरे पे बहुत ट्रस्ट है, तो मैंने जो भी बोला, मैंने बोला यार वहां कुआं नहीं है, तो मान लोगे वहां कुआं नहीं है, उसको बोलते हैं गुलिबल। गुलिबल का मतलब होता है जो दूसरी की बातों को आसानी से विश्वास कर ले, मान ले, उसे हम गुलिबल कहते हैं।
ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिया गया है, आपको इनमें से बताना है क्या होगा। गुलिबल का ऑपोजिट वर्ड पूछ रहा है, तो देखो ये तो हो नहीं सकता है। क्रेडुलस, क्लेडुलस का मतलब होता है जो आसानी से किसी चीज को मान लेता है, जो विश्वास कर लेता है, उसको क्रेडुलस कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सिंपल नहीं हो जाएगा। सिंपल मतलब क्या होता है? साधारण। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, एक तो बी और एक तो डी। आपको बताना है बी और डी में कौन सा आंसर सही होगा। हाँ जी बताइए मुकेश, कौन सा आंसर? आप बताओ, कोई सा भी तुक्का लगा दो ना, जब नहीं जानते हो तो तुक्का ही लगाओगे। बी पे लॉक कर दिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा डी, साइनिकल। ऐसा इंसान जो काफी कठोर होता है, जो दूसरे के बातों को आसानी से नहीं मानता है, उसको बोलते हैं साइनिकल। उसको याद रखना है। आगे ऑप्शन देखिए, 3 नंबर सवाल आपसे पूछ रहा है ट्रिम्फ। ट्रिम्फ का मतलब क्या होता है? ट्रिम्फ का मतलब होता है विजयी भाव, जीतना किसी चीज को। तो जीतना का उल्टा पूछ रहा है आपसे। हाँ, डिफीट, बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, डिफीट। तो बहुत आसान सवाल था ये आपका। ठीक है, तो इस तरीके से भैया हमें करनी है प्रैक्टिस बड़े प्यार से। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, पेट्रियोट। पेट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, तो उसका उल्टा होगा देशद्रोही। तो कौन सा आंसर सही होगा? नेशनलिस्ट नहीं, नेशनलिस्ट कैसे हो जाएगा यार? नेशनलिस्ट तो वो होते हैं जो राष्ट्रवादी होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बेटा ट्रेटर। ट्रेटर का मतलब होता है देशद्रोही। तो इसको लिख लो कॉपी में। क्या लिखोगे? देशद्रोही। तो इसके बाद आपका देखो, लॉयल का मतलब क्या होता है? वफादार होता है। इसको याद रखना है। आगे लिखा हुआ है इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इलोक्वेंट? बताइए, इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? इसमें मैंने 2 ऑप्शन नहीं लिखा है। रात इवनिंग के टाइम में जब मैं इस पेपर को बना रहा था एक्चुअल में क्या हुआ, नींद आ गई बनाते बनाते, और जब नींद आ गई तो सो गया, इसको छोड़ दिया। और बाकी उठा जब मैं, तो सुबह बनाया इस क्वेश्चंस को, तो सुबह बनाया तो इसको मैं भूल गया। तो इलोक्वेंट का मतलब होता है धारा प्रवाह बोलना। कैसे बोलना? धारा प्रवाह बोलना। इलोक्वेंट याद रखना, बोलना इलोक्वेंट। तो इसका उल्टा पूछ रहा है, तो इसका उल्टा होगा कम बोलना। तो कम बोलने को हम इंग्लिश में बोलते हैं, नोट डाउन करिएगा, TACITURN, टैसीटर्न। बोलो क्या बोला मैंने? टैसीटर्न होगा इसका आंसर। क्या आंसर हो जाएगा? टैसीटर्न। हाँ बेटा, हाँ, मैथ्स की क्लास थोड़ी देर में स्टार्ट होगी, अभी इंग्लिश की क्लास। हाँ बिल्कुल, टैसीटर्न। क्या? टैसीटर्न। टैसीटर्न का मतलब होता है, क्या होता है? कम बोलने वाला। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्रता। क्या हो जाएगा? विनम्रता। अब आपके पास अंत भला तो सब भला। ये देखो बेटा, आ गया क्या? फिल अप द ब्लैंक्स। ये आपके पास 2 क्वेश्चन है, फटाफट बता दो फिल अप द ब्लैंक्स के क्या आंसर है। कह रहा है कि सी इज डैश आ पीकॉक इन द ब्लू सैटिन साड़ी। अच्छा, सबसे पहले याद रखना, सो के साथ एज तो आता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसके पहले नोट लगा होना चाहिए। हाँ, तो नोट नहीं है तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा, एज के साथ एज आता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। वेरी के साथ एज नहीं आ सकता, पहला ऑप्शन गलत है। ब्यूटीफुल लाइक, ये गलत है। तो एज के साथ एज आएगा। ऑप्शन कौन सा सही है बेटा? बी। और लास्ट में आप देखिए क्या लिखा हुआ है, किरण हैड अ शॉट। ए शॉट, क्या यहाँ नाउन चाहिए? ये एडजेक्टिव है एज ए राइटर। तो देखो ये ऑप्शन या तो सी होगा, नहीं तो बी होगा। सी। दोबारा सोच लो, एक कैरियर होता है जो आपके जीवन से संबंधित होता है, और एक कैरियर होता है जिसपे सामान रखकर ले जाते हैं, कैरियर। तो वो साइकिल का कैरियर है ये, और जो तुम्हारे जीवन से संबंधित है वो कैरियर ये वाला है, बी। तो बी इज द राइट आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चंस। तो आप हमें बताएं, हाँ? रुक गया?
अच्छा अच्छा, तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही। आप लोग कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएंगे कि ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा। थैंक यू सो मच इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। आप हमारे साथ बने रहिए। लव यू ऑल। चलो।